अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.8। हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो भी हम क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से पता है। आज हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.8, 6.1, 6.2, 6.3, 6.6 एंड 6.7 तक हम कर चुके हैं। अब 6.8 की बारी आ गई। 6.8 को भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड, ये न्यूमेरिकल है, ये एग्जाम्पल तुम्हारे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये एग्जाम्पल होने वाला है। ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान रखना, ये वाला एग्जाम्पल पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस होंगे ही होंगे। तो इस एग्जांपल को आप बहुत अच्छे से समझ लो। अगर आपने वो वाला डेरिवेशन पढ़ा है, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा है, म्यूचुअल इंडक्शन वाला एक डेरिवेशन था, वहाँ पे हमने क्या करा था, म्यूचुअल इंडक्शन निकाला था बिटवीन द टू, क्या था वो, टू कोएक्सियली सोलेनॉइड। दो हमने सोलेनॉइड ली थी, एक के अंदर एक सोलेनॉइड रखी थी, उन दोनों सोलेनॉइड को हमने आपस में म्यूचुअल इंडक्शन निकाला था, कैपिटल एम की वैल्यू वहाँ पे कैलकुलेट करी। इसी तरीके से यहाँ पे ये भी न्यूमेरिकल है। देखो क्या है क्वेश्चन, टू कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स विद रेडियस r1 लेस देन r2, मतलब हमारे पास दो क्या है कोसेंट्रिक यहाँ पे सर्कल से। देखो एक तो इस तरीके से हो गया, और एक सर्कल को और कंसीडर कर लो इस तरीके से ना, थोड़ा चित्र सही नहीं बनेगा तो आपको खाली यहाँ पे एक आइडिया लेना है। तो देखो ये जो है आपके पास जो r1 लेस देन है ना r2 से, तो ये r1 रेडियस हो गई, और ये बाहर वाला सर्कल है इसकी रेडियस मान लो आप r2। इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक, आर प्लेस कोएक्सियली विद द सेंटर कोइंसाइडिंग क्या है, ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द अरेंजमेंट। तो क्या है क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। टू कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल विद r1 लेस देन r2, यानी कि r1 r2 से बहुत छोटा है, ये तो क्लियर है, हमें चित्र में दिखा दिया मैंने आपको। आर प्लेस कोएक्सियली विद सेंटर कोइंसाइडिंग ऑब्टेन, क्या बोला, कोएक्सियली वो रखे हुए हैं, सेंटर उनके कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि दोनों के सेंटर एक ही पॉइंट पे हैं। ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्टेंस ऑफ फॉर द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के लिए आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल के लाना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो सबसे पहले कुछ कंसिडर करके चलते हैं सॉल्यूशन, जैसे हमने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट जैसे हमने वो करा था ना, क्या डेरिवेशन करा था, कौन सा, सोलेनॉइड वाला म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। ठीक उसी तरीके से ये भी यहाँ पे आपको करना है। तो कंसिडर कर लो कि लेट द I2 करंट, तो I2 करंट को मान लो बाहर फ्लो हो रही है। लेट द I2 करंट इज फ्लोइंग, ऐसे लिखना है आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ, इज फ्लोइंग इन द आउटर सरफेस, इन द आउटर सरफेस, या आउटर कॉइल लिख दो ना, आउटर सरफेस पे क्या हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक होगी बात। और उसके बाद क्या लिख रहे हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, एट द सेंटर ऑफ कॉइल ड्यू टू I2 करंट इन कॉइल, ड्यू टू I2 करंट इन द आउटर कॉइल। आउटर कॉइल में जो I2 करंट बह रही है ना, उसके कारण आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। तो आपको अगर सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है तो इजीली आपका निकल के आ जाएगा। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 पाई एन आई भी था। एन यहाँ पे एन लेना नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो ऐसा कुछ स्पेशली दे नहीं रखे, एक नंबर ऑफ टर्न्स है। पहली कॉइल में भी एक ही वायर है, दूसरी कॉइल में भी एक ही वायर है, तो 2 पाई एन आई होता है। एन लेने की जरूरत नहीं, केवल आई रखना। आई क्या है, यहाँ पे I2 हो जाएगा, और अपॉन आर क्या हो जाएगा, R2। इस तरीके से निकल के आ जाएगा। सेंटर ऑफ कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। इसको आप B2 यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो इस वाली जो हमारे पास ये वाली कॉइल है ना, बाहर वाली कॉइल, इस वाली कॉइल में हम मान रहे हैं कि I2 करंट फ्लो होगी। तो I2 करंट फ्लो होने के कारण उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आ गया, इतना निकल गया कि B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर। यही फॉर्मूला था। देखो सेंटर पे सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का, एन यहाँ पे 1 है इसलिए एन को यहाँ पे हटा दिया। नंबर ऑफ टर्न्स के यहाँ पे 1 ही है, अंदर वाले कॉइल के लिए भी नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, बाहर वाले कॉइल के लिए भी नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल निकाल दिया हमने, ड्यू टू I2 करंट फ्लोइंग इन द आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस में I2 करंट फ्लो हो रही है, इसके कारण हमने यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया। इस B2 को आप देखो कट भी कर सकते हैं, हमने ये काट दिया 2 पाई से, यहाँ पे काट दिया 2 बच गया। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला बचेगा म्यू नॉट, और क्या बचेगा, देखो I2 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 2R2। तो हमने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से यहाँ पे निकाल दिया। ठीक होगी बात। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो बात आई मैग्नेटिक फील्ड की, ये तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला किसके कारण, इस वाले बाहर वाले कॉइल में बहने वाले करंट के कारण। बाहर वाली जो कॉइल है इसमें बहने वाला जो करंट I2, उसके कारण हमने क्या करा, इस सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब आपने क्या करना है, इसमें ये जो इसमें करंट फ्लो हो रही ना, इसमें करंट फ्लो होने के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो हमें निकालना है कि जो अंदर वाला जो आपके पास सरफेस है ना, ये जो इंटीरियर वाला जो अंदर वाला सर्कुलर कॉइल है, इससे जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप लिखेंगे द मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, द मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, फ्लक्स कर देता हूँ, द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल ऑफ रेडियस R1।
अब हमें क्या करना है, रेडियस R1 जो है ना उससे जाने वाला जो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, रेडियस R1 वाली जो कॉइल है उससे जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने वहाँ पे जब म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था किसके लिए, सोलेनोइड के लिए पढ़ा था। एक सोलेनोइड के अंदर दूसरी सोलेनोइड रखी थी, तो वहाँ पे भी हमने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा। वहाँ पे हमने क्या समझा था भाई, दोनों में से किसी एक कॉइल में हमने करंट फ्लो करवाई और दूसरी कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पे भी यही करना है, अगर इस वाली कॉइल में हम करंट को कंसिडर कर रहे हैं I2, तो इस वाले कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना होगा। और इस वाले कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा, देखो उसको आप φ1 कंसीडर कर लो। और φ1 किस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, देखो फॉर्मूला होता है B इंटू ए, लेकिन B नहीं होगा, B तो जो यहाँ पे पहले से ही परसेंट B क्या है, B2 क्या है भाई, इस वाले सर्कुलर में जो इस वाले सर्कल इसमें बहने वाली करंट के कारण फ्लो होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, तो B2 आ गया, इस यहाँ पे B2 आएगा। याद रखना B2 क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले तो करंट किसमें फ्लो हो रही, बाहर वाले सरफेस में फ्लो हो रही है। जैसा हमने वहाँ पे क्वेश्चन करा था ना, जैसे हमने वहाँ पे क्या करा था, डेरिवेशन करा था सोलेनोइड का, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एग्जांपल भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो B2 तो हमने निकाल दिया भाई, B2 क्या था, मैंने बोला इस वाली जो बाहर वाली कॉइल है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है एट द सेंटर, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी B2 में पता लग गया। तो अब हमें क्या करना है, इस R1 जो आपके पास रेडियस है ना ये वाली कॉइल की, इस कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकलेगा, इस कॉइल से जाने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स B इंटू ए होता है ना, तो B तो क्या है यहाँ पे से पहले से परसेंट B2 है, ए क्या है इस सर्कुलर कॉइल का एरिया, कौन सा सर्कुलर कॉइल का, इस वाले का, क्यों, क्योंकि इसी से जाने वाला आपको मैग्नेटिक फ्लक्स देखना है, इसलिए एरिया तो इसी का ही यहाँ पे कंसिडर आपको करना पड़ेगा। तो φ1 बराबर क्या निकल गया, B2 की वैल्यू रख दो म्यू नॉट I2 और ये आ गया 2R2, ठीक है, म्यू नॉट I2 अपॉन 2R2। A1 की जगह आपको सीधा सा पता है आप पाई R1 स्क्वायर रखेंगे इस तरीके से। अब ये आ गया आपके पास φ1 बराबर कितना निकल गया, म्यू नॉट I2 और ये हो गया पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। तो इस तरीके से आपने क्या निकाला, φ1 यहाँ पे निकाल दिया। आपको क्या करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, M का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो आप उसको इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, अब आगे देखते हैं। अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा याद होगा, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स तो φ1 ले रखा ना हमने, अंदर वाली कॉइल से जाने वाला, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता है भाई, M इंटू I2 के बराबर हो जाएगा। M क्या यहाँ पे M ना होगा M12 होगा। अब M12 क्या है भाई, देखो M12 को स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे, M12 क्या है यहाँ पे, M12 हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर ऐसे लिख दो कॉफिशिएंट ऑफ, ऐसे लिख दो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल फर्स्ट, ऑफ कॉइल फर्स्ट, क्योंकि कॉइल फर्स्ट से जाने वाला हमने मैग्नेटिक फ्लक्स देखा ना, इसलिए हम उसी का म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, तो हमें यहाँ पे M12 क्या है मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि हमने जब हमें वहाँ पे हमने वो पढ़ा होगा ना म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो हमने वहाँ पे इस तरीके से पढ़ा होगा N फाई इक्वल टू MI2, इस तरीके से पढ़ा हमने वहाँ पढ़ा था, और ये N2 लिया था, ये φ2 लिया था, N2 φ2 बराबर MI2। तो N2 तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पे 1 1 है, इसलिए N2 तो यहाँ पे लिया नहीं, तो सिंपल आपको φ1 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे φ1 निकाल लिया हम, यहाँ पे पहली कॉइल का निकाल लेना मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान देना ना कौन सी कॉइल का मैग्नेटिक इंडक्शन निकाल लिया हम, पहली वाली कॉइल का हम कॉफिशिएंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन निकालने, तो पहली वाली कॉइल के लिए हम फ्लक्स देखेंगे। तो पहली वाली कॉइल के लिए हमने फ्लक्स पीछे वाले पेज में निकाल दिया, क्या निकाला हमने, φ1 बराबर म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर I2 अपॉन 2R2। अब यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रख दिया φ1 का M12 I2, और M12 क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया, M12 क्या है। अब आपको क्या करना है, φ1 की वैल्यू जो पीछे कैलकुलेट करी ना हमने, उसको लाके यहाँ पे पुट कर देनी है। तो I1 की वैल्यू कितनी आई थी वहाँ पे, वो आई थी म्यू नॉट, देखो मैंने क्या करा, φ1 की वैल्यू जो आई थी ना पीछे, उसको यहाँ पे लाके रख दो इस φ1 की जगह, पीछे से जो इक्वेशन बनाई हमने अभी, उसी इक्वेशन से φ1 की वैल्यू यहाँ पे रखो इसकी जगह, बराबर में ये M12, ये कैपिटल M है, हाँ कैपिटल M12, और I2 इसी तरीके से रहेगा, और ये म्यू नॉट, और वो पूरी वैल्यू क्या थी इस φ1 की, वो रखनी है, म्यू नॉट पाई थी, और यहाँ पे R1 का स्क्वायर था, और I2 भी था इस तरीके से, और अपॉन में ना ये बीच में तो इक्वल टू है देखो है, और अपॉन में क्या था वहाँ पे 2R2 था इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे सब इधर उधर भेजेंगे तो M12 की वैल्यू आपकी नॉर्मली निकल के आएगी। देखो I2 से I2 तो यहाँ पे कट रहा है आपको दिख रहा है, तो M2 की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी ना M12 की, वो निकल के आ जाएगी म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2, इस तरीके से आपके पास M12 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये क्या है भाई, ये जो आपके पास दोनों सर्कुलर कॉइल थे ना कोसेंट्रिक, उनका आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। ये तो फर्स्ट वाली कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो होता है ना, वो हमने आपको जब डेरिवेशन बताई होगी तो उसमें क्या था, M12 और M21 दोनों बराबर आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको आप कैपिटल M के बराबर भी कह सकते हैं, यानी कि उसको आप M ही कह सकते हैं, यानी कि दोनों कॉइल का रिलेटिव जो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो ये निकल के आएगा, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास दो कोसेंट्रिक कॉइल थी, उनको हमने आपस में पास रखा, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने निकाल दिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम्पल रहने वाला है। इस एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, बार बार करना है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल कोई भी तभी समझ में आएगा जब आपने उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ी होगी। जैसे हमने आपको यहाँ पे ये वाला मैंने एग्जाम्पल बताया आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला, आपको इससे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला वीडियो देखना पड़ेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो हमने वो करा था, सोलेनॉइड ली थी, 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड ली थी एक के अंदर एक, उसके कारण हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था। अगर आपको डेरिवेशन आप देख लेंगे, वाला वीडियो आप देख लेंगे, तो आपको ये एग्जाम्पल बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं पहले ही बोलता हूँ कि प्रीवियस वीडियो जो है उनको देखना बहुत जरूरी है। और सबसे मेन क्या बोल रहा हूँ मैं, हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हर चैप्टर का इंट्रो देखना बहुत जरूरी है। आपको उसके बीच में से कोई भी टॉपिक समझना है, मान लो आपको पेपर पास आ गए तो आपको बीच में से कोई एक टॉपिक पढ़ना है, तो उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इंट्रो जरूर पढ़ना है। तो इंट्रो तो हर चैप्टर का आपको इनिशियली शुरू के 1-2-3 वीडियो तो देखनी है ताकि आपको उस चैप्टर का इंट्रो समझ में आ जाए। फिर उसके बीच में से कोई भी टॉपिक आपको इजीली समझ में आ सकता है। और कोई से भी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है, पहले उस टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है। जैसे हमने यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का न्यूमेरिकल करा ना, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला जो टॉपिक था उसका डेरिवेशन था, उसको एक बार कर लो। उसके बाद इस डेरिवेशन को, इस एग्जाम्पल को करो, आपको इजीली ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।